कहते हैं कि कुछ रातें इतनी खामोश होती हैं कि उनका सन्नाटा सबसे ऊंची चीखों को छिपा लेता है। एक रात एक घर और सुबह तक एक पूरा परिवार खून से लथपथ पाया जाता है। यह कोई साधारण हत्या नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जहां हर चेहरा मासूम दिखता है, लेकिन हर दिल में एक राज छिपा है। जांच शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे वे सच्चाई के करीब बढ़ते हैं, हर नया सुराग पिछली सच्चाई को झूठ साबित कर देता है। यहाँ सवाल सिर्फ कातिल की पहचान करने का नहीं है, गहरा रहस्य इस भयानक अपराध को घेरे हुए धोखे की परतों में छिपा है। सवाल उठता है, इस घर में वह कौन एक शख्स था जिस पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। हर रिश्ता शक के दायरे में है, हर बयान अधूरा है और हर सच के पीछे एक और भयानक हकीकत छिपी है। तो दोस्तों, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के लिए खुद को तैयार कर लीजिए जो जवाब मिलने से पहले आपकी रूह कंपा देगी। चलिए, रात अकेली है द बंसल मर्डर्स का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और इस तरह का और भी लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म की शुरुआत बंसल परिवार से होती है, जहां हमारा परिचय मीरा बंसल से होता है। बंसल परिवार बेहद अमीर और प्रभावशाली है और मीरा को पारिवारिक ढांचे के भीतर एक मजबूत इरादों वाली महिला के रूप में दिखाया गया है। जब वह अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो उसे पूरी तरह सन्न कर देता है। किसी ने बरामदे में सुअर का सिर रख दिया था, जिसके चारों तरफ कई मरे हुए कौवे थे। इस परेशान करने वाले मंजर को देखते ही बंसल परिवार तुरंत पुलिस को सूचना देता है, जिससे इंस्पेक्टर जतिल यादव की एंट्री होती है। जतिल यादव अच्छी तरह जानता है कि बंसल एक रसूखदार परिवार है जो प्रभात मंथन नामक एक प्रमुख अखबार का मालिक है। हालांकि वह इस मामले की असलियत को लेकर और उसे घटना स्थल पर क्यों बुलाया गया है, इस बारे में उलझन में है। फिर उसे उनके बरामदे में मरे हुए कौवों और उनके अखबार प्रभात मंथन के ऊपर रखे गए सुअर के सिर के बारे में बताया जाता है। बंसल परिवार इसे एक चेतावनी के संकेत के रूप में देखता है। इसी पल सुरक्षा गार्ड ओम प्रकाश और उमेश खुलासा करते हैं कि कुछ लोग दीवार फांदकर सुअर का सिर रखने आए थे। हालांकि इससे पहले कि वे घटना के बारे में और जानकारी दे पाते, अचानक बंसल परिवार के सदस्यों में से एक आरव को दौरा पड़ता है और वह दूसरों के प्रति हिंसक व्यवहार करने लगता है। जतिल यादव उसे काबू करने के लिए बीच बचाव करता है, यह जाने बिना कि आरव उसी घर का सदस्य है। जतिल को पता चलता है कि आरव अक्सर ऐसा व्यवहार करता है और केवल गुरु माँ, जो उसके ध्यान सत्र आयोजित करती हैं, उसे नियंत्रित कर सकती हैं। यह साफ हो जाता है कि बंसल परिवार गुरु माँ, जिनका नाम गीता है, का बहुत सम्मान करता है। वे उनसे सलाह लिए बिना कोई फैसला नहीं लेते और पूरा परिवार उनके मार्गदर्शन का पालन करता है। इसके बाद डीजीपी समीर वर्मा आते हैं और जतिल यादव से मिलते हैं। वर्मा चाहते हैं कि जतिल यह पता लगाए कि इस हरकत के पीछे कौन है, ताकि यह समझा जा सके कि यह कोई चेतावनी है या फिर कुछ और। दृश्य फिर जतिल यादव के घर की ओर मुड़ता है, जहां वह अपनी मां के साथ रहता है। उनकी एकमात्र चिंता यह है कि उनका बेटा हमेशा काम में डूबा रहता है और उनका मानना है कि उसे जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। अगले दिन हमें पता चलता है कि बंसल निवास पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने सुअर का सिर रखने वाले व्यक्तियों को कैद कर लिया है और उनकी पहचान का पता लगा लिया गया है। अधिकारी उस बस्ती की ओर बढ़ते हैं जहां ये दोनों आदमी रहते हैं। वे संदिग्धों में से एक को ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जो अधिकारियों को देखते ही भागने की कोशिश करता है। उसका पीछा करते समय जतिल का सामना नेब्यूलाइजर पहने कई बच्चों से होता है, जो सांस की समस्याओं का संकेत है। हालांकि वे अपना पीछा जारी रखता है और आखिरकार संदिग्ध को पकड़ लेता है। वे उससे कड़ी पूछताछ करते हैं, यह जानने की मांग करते हुए कि यह काम किसने करवाया। इसी दौरान वकील अमृता, जो उसी बस्ती में रहती है, आती है और संदिग्धों की तरफ से बीच बचाव करने की कोशिश करती है। फिर हम डीजीपी वर्मा को एक प्रमुख चैनल के मालिक और जाने माने न्यूज रिपोर्टर राजेश बंसल से मिलते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि राजेश पहले बंसल परिवार से जुड़ा था, लेकिन अब उनसे अलग हो चुका है। हालांकि वह अब भी बंसल परिवार की संपत्तियों पर कड़ी नजर रखता है, संभवतः उन्हें हथियाने के इरादे से। इसी वजह से डीजीपी वर्मा ने उससे पूछताछ की। उस रात जतिल यादव दोनों संदिग्धों से पूछताछ करता है, जो आखिरकार सब कुछ उगल देते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें एक अनजान आदमी का सिर्फ एक फोन आया था, जिसने उन्हें इस काम के लिए पैसे देने की बात कही थी। उन्होंने सोचा था कि यह एक आसान काम है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसके बाद जतिल यादव बंसल परिवार के फार्म हाउस की ओर दौड़ता है, जहां सब रहते हैं। वह गेट पर खड़ा होता है, लेकिन सुरक्षा गार्ड गेट नहीं खोलते। उमेश सो रहा है और ओम प्रकाश कहीं अंदर है। जैसे ही जतिल उमेश को जगाता है, उसे मीरा दिखाई देती है, जो चेहरे पर खून लगे होने के कारण बुरी तरह डरी हुई लगती है। वह उसे बताती है कि सब मारे गए हैं, उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। मीरा साफ तौर पर हिल गई है और सदमे में है। यह देखकर जतिल तुरंत परिसर में दाखिल होता है, ताकि पता लगा सके कि अंदर कौन सी भयानक घटनाएं घटी हैं। अंदर जतिल को आस्था मिलती है, जो वह भी बेहद डरी हुई है। यह देखकर जतिल आगे बढ़ता है और सीढ़ियां चढ़ता है। वहां उसे ओम प्रकाश की लाश मिलती है, जिसकी हाल ही में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ओम प्रकाश के सामने का शीशे का पैनल टूटा हुआ था और एक और लाश स्विमिंग पूल में तैर रही थी। इसके बाद जतिल यादव हर कमरे का निरीक्षण करना शुरू करता है। जैसे जैसे वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, उसे हर कमरे में एक नई लाश मिलती है।
कुल मिलाकर घर में 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई है। यह देखकर जतिन यादव तुरंत डीजीपी समीर को फोन करके स्थिति की जानकारी देता है। वे सभी सन्न रह गए, यह सोचकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसी पल उन्हें पता चलता है कि उन 5 लोगों में से एक ओम प्रकाश, जो सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है, अभी भी जिंदा है। थोड़ी देर बाद सभी लोग घटना स्थल पर पहुंचने लगते हैं। एसपी चौहान की भी एंट्री होती है। हालांकि ज्ञान में कमी है, लेकिन वह इसकी भरपाई अपने पूरे एटीट्यूड से करते हैं। डीजीपी वर्मा ने पहले ही फॉरेंसिक टीम को सूचित कर दिया था और वे थोड़ी देर बाद डॉक्टर पनिकर सहित वहां पहुंच जाते हैं। पनिकर, जो बेहद बुद्धिमान और प्रतिभाशाली है, सभी को निर्देश देती है कि किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न की जाए और जो लोग वहां मौजूद हैं, उन्हें घटना स्थल पर ही रहना होगा। अगले दिन हम जतिन यादव को उसके घर पर देखते हैं जब राधा है। राधा वास्तव में जतिन यादव के लिए भावनाएं रखती है। दरअसल दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और जतिन की मां भी राधा को बहुत पसंद करती है। वह चाहती हैं कि उनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। अगले दृश्य में हम जतिन यादव को मीरा बंसल से पूछताछ करने जाते हुए देखते हैं। वह उससे पूछता है कि उसने वास्तव में क्या देखा और जोर देता है कि उसे सब कुछ बताना होगा। मीरा बताती है कि वह अपने कमरे में थी जब अचानक उसने किसी की आवाज सुनी। जब वह तुरंत बाहर गई तो उसने आरव को उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते देखा। जब वह हट गई तो उसने उसकी जगह ओम प्रकाश को मार डाला। यह देखकर मीरा बहुत डर गई और नीचे चली गई। वहां वह आस्था और रेहान के पास गई, जो अपने कमरे में थे। मीरा ने उन्हें चेतावनी दी कि वह बाहर निकलने की कोशिश न करें, क्योंकि बाहर खतरा है। बाद में जब उसने सुरक्षा गार्ड को सूचित करने के बारे में सोचा तो उसे स्विमिंग पूल में आरव की लाश मिली। डॉक पनिकर अब सबको बताती हैं कि सभी पीड़ितों को एक ही हथियार से मारा गया था और जिस तरह से उन्हें मारा गया उससे ऐसा लग रहा था कि वे नींद जैसी हालत में थे, क्योंकि सभी पीड़ित उन्हीं स्थितियों में पाए गए जहां उन्हें मारा गया था। उनमें से किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश तक नहीं की थी। इस बीच हम देखते हैं कि ओम प्रकाश बुरी तरह घायल है। वह आईसीयू में है, लेकिन खतरे से बाहर है। हालांकि वह अभी अपना बयान देने की हालत में नहीं है। हम एसपी चौहान को उन 2 आदमियों को बुरी तरह पीटते हुए भी देखते हैं, जिन्होंने बंसल परिवार के घर पर सुअर का सिर रखा था। एसपी चौहान का मानना है कि ये दोनों आदमी ही सब कुछ के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए वह उन्हें बेरहमी से पीटता है। नतीजतन एक आदमी की आंख चली जाती है और दूसरा बुरी तरह घायल हो जाता है। यह खबर लीक हो जाती है और लोग विरोध करने लगते हैं। एसपी ऑफिस का घेराव कर लिया जाता है। जब डीजीपी वर्मा को इस बारे में पता चलता है तो वह एसपी चौहान से कहते हैं कि उन्हें यह मामला खुद संभालना होगा, क्योंकि यह उनकी गलती थी। दूसरी ओर हम जतिन यादव को महेंद्र बंसल की बेटी आस्था से पूछताछ करने जाते हुए देखते हैं, क्योंकि वह भी हत्याओं के समय वहां मौजूद थी। आस्था बताती है कि उसे अचानक शोर सुनाई दिया। जब वह बाहर गई तो उसने ओम प्रकाश को देखा, जिसने बताया कि शायद बाहरी गेट खुला रह गया है और वह सभी गेट चेक करेगा। वह अपने कमरे में लौट आई, लेकिन जब उसे फिर से शोर सुनाई दिया और वह वापस बाहर गई तो उसने मीरा को वहां खड़े पाया। मीरा उसे अंदर ले गई और चेतावनी दी कि बाहर सुरक्षित नहीं है और कुछ भी हो सकता है। जतिन यादव जानना चाहता था कि आस्था को किस पर शक है। आस्था खुलासा करती है कि उसे गुरु माँ पर शक है, क्योंकि उनके आने के बाद ही सब कुछ गलत होने लगा था। बंसल परिवार ने गुरु माँ के नाम काफी संपत्ति कर दी थी। जब जतिन यादव गुरु माँ से पूछताछ करने जाता है तो वह पहेलियों में बात करती है, इसीलिए वह बिना और पूछताछ किए वहां से चला जाता है। अब हमें बंसल परिवार के बारे में एक और सच पता चलता है। 1 साल पहले 28 जनवरी को मीरा के बेटे अर्जुन की मौत हो गई थी और हर कोई उसकी पुण्यतिथि के लिए फार्म हाउस पर इकट्ठा हुआ था, लेकिन उसी दिन सबकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जतिन यादव डॉ खन्ना से मिलता है, जो मीरा के अलग रह रहे पति हैं और लंदन में रहते हैं। मिस्टर खन्ना बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं बचा सके। अर्जुन को एक तरह का निमोनिया था, जिसमें बचने की संभावना केवल 10% थी। डॉक्टर पनिकर सबको बंसल फार्म हाउस ले जाती हैं, जहां सारी हत्याएं हुई थीं। वहां वह बताती हैं कि सबको कैसे मारा गया। डॉक्टर पनिकर बताती है कि सबकी मौत शांतिपूर्ण हुई थी। कुछ कुर्सियों पर बैठे थे, कुछ बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला था। कातिल ने पहले उनके सिर पर कपड़ा रखा और फिर उन्हें मार डाला। फिलहाल सबको आरव पर शक है, क्योंकि वह नशे का आदी था। जतिन यादव ने भी उस दिन आरव को बेकाबू होते और सबको मारने की कोशिश करते देखा था। मीरा ने भी उसे मारने के लिए अपनी ओर आते देखा था, इससे पहले कि उसने ओम प्रकाश को मारा। ओम प्रकाश ने उसे लात मारकर स्विमिंग पूल में गिरा दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। अब जतिन यादव मीरा से अर्जुन के बारे में सवाल करता है और एक और तथ्य सामने आता है। सभी पीड़ितों के खून में नींद की दवा पाई गई थी। जतिन यादव को हाल ही में मिस्टर खन्ना से पता चला था कि अर्जुन की मौत के बाद से मीरा यह दवा ले रही थी, इसीलिए इस बात की बहुत संभावना है कि शायद उसने ही सबको यह दवा दी हो। इन सभी घटनाओं को देखते हुए डीजीपी वर्मा चाहते हैं कि डॉक्टर पनिकर सब कुछ दोबारा जांचें और एक नई रिपोर्ट तैयार करे। तो अब डॉक्टर पनिकर को एक और रिपोर्ट तैयार करनी थी और जतिन यादव लगातार उनकी मदद मांग रहा था, जिससे उन्हें गुस्सा आ रहा था।
हालांकि जतिल यादव जो भी तथ्य लाया था वे बिल्कुल सही थे। जतिल यादव पनिकर से पूछता है कि क्या अर्जुन बंसल को इतनी गंभीर बीमारी थी जो 1 हफ्ते के भीतर उसकी जान ले सकती थी। हालांकि डॉक्टर पनिकर बताती है कि उन्होंने अर्जुन की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है। उसकी बीमारी इतनी गंभीर नहीं थी कि 1 हफ्ते में मौत हो जाए। हालांकि संक्रमण बढ़ रहा था और उसके फेफड़े कमजोर हो रहे थे। उसे सांस लेने में मदद के लिए कभी कभी नेब्यूलाइजर की जरूरत पड़ती थी। नेब्यूलाइजर का जिक्र आते ही जतिल को याद आता है कि उसने इसे पहले देखा है उस बस्ती इलाके में जब वह एक संदिग्ध को पकड़ रहा था। अर्जुन की रिपोर्ट की बारीकी से जांच करने पर इसकी असलियत पर शक पैदा होता है, क्योंकि कोई बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो, 1 हफ्ते के भीतर मौत होना बहुत असंभव लग रहा था। इसके बाद हम जतिल यादव को अमृता से मिलते हुए देखते हैं, जो एक वकील है और बस्ती इलाके में रहती है। वह समझना चाहता है कि उन बच्चों के साथ वास्तव में क्या हुआ था जिन्हें नेब्यूलाइजर की जरूरत थी। अमृता 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की दुखद घटनाओं को याद करती है जब 9 बच्चों की जान चली गई थी। उस दिन बच्चे बहुत खुश थे। अचानक पास की एक फैक्ट्री से जहरीला धुआं उस कमरे में घुस गया जहां वे मौजूद थे, जिससे सांस लेने में गंभीर तकलीफ हुई और अंत में उनकी मौत हो गई। यह जानने पर जतिल यादव तुरंत जांच के लिए फैक्ट्री जाता है। फैक्ट्री वीरान पड़ी है। उसे पता चलता है कि यह कोरियाई कंपनी थी और मालिक पहले ही भाग चुका था। अपने निरीक्षण के दौरान जतिल कुछ अहम सबूत खोजने में कामयाब हो जाता है जो मामले को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अगले दिन जतिल यादव मीरा बंसल को तलब करता है। वह उसका सामना करता है और इन घटनाओं में उसकी भागीदारी की ओर इशारा करता है। वह उसे 26 जनवरी की याद दिलाता है जब वह झंडा फहराने के समारोह में मुख्य अतिथि थी और अर्जुन बंसल भी वहां मौजूद था। उसी दिन फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस से 9 बच्चों की मौत हो गई थी, वही फैक्ट्री जो उसकी थी। जहरीली गैस ने अर्जुन को भी प्रभावित किया था, जो पहले से ही बीमार था, जिससे अंततः उसकी मौत हो गई। हालांकि किसी को नहीं पता था कि गैस उनके अपने बच्चे की जान ले लेगी। इससे पहले कि मीरा इन आरोपों का जवाब दे पाती, उसका वकील आ जाता है और उनकी बातचीत में बाधा डालता है। इस बीच इन अपराधों के लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराना ही था। मामले को जल्द सुलझाने की जरूरत थी, इसलिए डीजीपी वर्मा आरव को दोषी घोषित कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि वह नशे का आदी था और उसने सबकी खीर में नशा मिला दिया था, जिससे उन्हें मारने से पहले वे बेहोश हो गए। वे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करने की योजना बनाते हैं। हालांकि जतिल यादव इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। वह जांच जारी रखना चाहता है, जबकि केवल 1 रात बची है। वह डॉक्टर पनिकर को फोन करता है, सारी उपलब्ध जानकारी मांगता है और अपनी अगली योजना साझा करता है। उस रात जतिल यादव ओम प्रकाश से मिलने जाता है, जिसे आईसीयू में होश आ गया है और अब वह अपना बयान देने के लिए तैयार है। ओम प्रकाश बताता है कि वह घर में इसलिए दाखिल हुआ क्योंकि दरवाजा खुला था, जो मीरा और आस्था के पहले के बयानों की पुष्टि करता है। उसे अंदर आस्था मिली और उसने उसे खुले दरवाजों के बारे में बताया, यह कहते हुए कि उसे उन्हें दोबारा चेक करने की जरूरत है। ओम प्रकाश का बयान सुनने के बाद जतिल यादव अपनी निष्कर्ष बताता है। वह ओम प्रकाश पर आरोप लगाता है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। यह ओम प्रकाश ही था जिसने आरव के फोन से उन 2 आदमियों को फोन किया था और उन्हें सुअर का सिर रखने का निर्देश दिया था। उसने आरव को दरवाजा खोलने के लिए कहा था ताकि वह उसे नशा दे सके, क्योंकि उस समय आरव आस्था और रोहन के साथ था। आरव के जाने के बाद ओम प्रकाश ने उसे नशा दिया, जिससे वह अपने कमरे में चला गया। फिर ओम प्रकाश ने योजनाबद्ध तरीके से हर कमरे में जाकर सबकी बेरहमी से हत्या कर दी, जब वे उस नशे की वजह से बेहोश थे जो उसने उनकी खीर में मिलाया था। आस्था ने दूध से एलर्जी के कारण खीर नहीं खाई थी और मीरा का उस दिन खाने का मन नहीं था। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए ओम प्रकाश ने एक-एक करके सबको मार डाला। उसने मारने से पहले उनके चेहरों पर कपड़ा रखा ताकि उसके कपड़ों पर खून न उछले। जब वह आरव की मां को मार रहा था, तब महेंद्र बंसल वहां आ गया और ओम प्रकाश ने उसे भी मार डाला। आरव ने सब कुछ देख लिया था और ओम प्रकाश से हथियार छीनने में कामयाब हो गया। वह उसके पीछे भागा, लेकिन बीच में मीरा आ गई। जिस तरह से आरव हथियार लेकर भाग रहा था, मीरा को लगा कि वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसका निशाना ओम प्रकाश था। हालांकि आरव प्रकाश पर हमला करने में सफल रहा, लेकिन वह बच गया और उसने आरव को लात मारकर स्विमिंग पूल में गिरा दिया। जब जतिल यादव ये तथ्य पेश करता है, तो ओम प्रकाश सब कुछ कबूल कर लेता है और मानता है कि उसने ही पूरे बंसल परिवार की हत्या की थी। सवाल अब यह रह जाता है, जतिल यादव ने इन सभी कड़ियों को कैसे जोड़ा। कहानी 26 जनवरी के बारे में एक दुखद खुलासे के साथ सामने आती है, जब 9 बच्चों की जान चली गई थी, जिसमें ओम प्रकाश की बेटी रानी भी शामिल थी। वह उसी कमरे में मौजूद थी जहां सभी बच्चे जमा हुए थे और जहां जहरीली गैस फैल गई थी, जिसने अंततः उनकी जान ले ली। अपने बच्चे को बचाने की हताश कोशिशों के बावजूद ओम प्रकाश असफल रहा। उसने बंसल परिवार से मदद मांगी, लेकिन उसकी गुहार अनसुनी कर दी गई। जब उसने और दूसरों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तो उन्हें उनकी बस्ती से बेदखल करने की धमकी देकर चुप करा दिया गया, जो तकनीकी रूप से अवैध थी।
इस डर ने पूरे समुदाय को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। उस भयानक नुकसान के बावजूद ओम प्रकाश बंसल के घर काम करता रहा। हालांकि परिवार मुश्किल से ही उससे नजरें मिला पाता था। दिन उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आता और सताता रहता था। त्रासदी के लिए जिम्मेदार फैक्ट्री उसी बंसल परिवार की थी जिसके लिए वह काम करता था, और यह जानकारी उसे लगातार तड़पाती थी। यह रिकॉर्ड किया गया बयान आखिरकार वायरल हो गया, जिससे डीजीपी वर्मा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हत्या के मामले में ओम प्रकाश का नाम लेना पड़ा। डॉक्टर पनिकर और जतिल यादव की होशियारी भरी जांच से मामला सुलझ गया था। हालांकि डीजीपी वर्मा ने जतिल यादव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की और उसे ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया। यह निलंबन जतिल की अनधिकृत जांच के कारण था। उसने पूरी जांच अनौपचारिक रूप से की थी, अपने वरिष्ठों के उचित आदेश के बिना। नतीजतन न केवल उसे सस्पेंड किया गया, बल्कि उसके कामों की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई जानी थी। स्थिति ने तब एक और मोड़ लिया जब डॉक्टर पनिकर से पूछताछ की गई कि ओम प्रकाश का बयान वायरल कैसे हुआ। वायरल बयान एक अहम सबूत बन गया था, जो पिछली त्रासदी को मौजूदा हत्याओं से जोड़ रहा था और बंसल परिवार की फैक्ट्री की घटना और ओम प्रकाश की बदले की कार्रवाई के बीच गहरे संबंध का खुलासा कर रहा था। डॉक्टर पनिकर बताती हैं कि उनका लैपटॉप चोरी हो गया था। हालांकि डीजीपी वर्मा अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर पनिकर झूठ बोल रही हैं। उन्हें पूरी तरह पता है कि डॉक्टर पनिकर और जतिल यादव इस मामले पर शुरू से ही साथ काम कर रहे थे। दृश्य फिर मीरा की ओर मुड़ता है, जो शहर के अधिकारियों से बात कर रही है। वह बताती है कि जिस फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक हुई थी वह वास्तव में उसकी नहीं थी। वह स्पष्ट करती है कि धमकियां मिलने के बावजूद फैक्ट्री उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी। हालांकि वह फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने के कारण जान गंवाने वाले बच्चों के लिए गहरा दुख व्यक्त करती है। अगले दृश्य में हम जतिल यादव के पूरे परिवार को इकट्ठा होते देखते हैं। डॉक्टर पनिकर भी उनके साथ शामिल हो गई थी और उनकी मां के साथ हम राधा को देखते हैं, जो वहां जतिल यादव के साथ मौजूद थी। बेसब्री से चाहती है कि जतिल यादव उसे प्रपोज करे ताकि वे शादी कर सकें। हालांकि जतिल यादव उसे बताता है कि वह उसके लिए सही इंसान नहीं है, लेकिन राधा बताती है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल दौर देखे हैं और जो वह अब महसूस कर रही है वह उसका अब तक का सबसे अच्छा दौर है। क्योंकि उसे एक परीक्षा के लिए जाना है, वह जाने की तैयारी करती है। जाने से पहले वह जोर देकर कहती है कि वह केवल उसी के साथ रहेगी, और यह साफ है कि जतिल यादव के मन में भी उसके लिए भावनाएं पैदा हो गई हैं। वह उसे जल्द ही प्रपोज करने की योजना बनाता है और इस घटनाक्रम के साथ फिल्म अपने अंत तक पहुंचती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।